हेलो एवरीवन। तो आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि एक्चुअल में मैंने क्या ऐसी प्रिपरेशन की जिससे मेरा लगातार 7 बार जो है प्रीलिम्स क्वालिफ़ाई हुआ, है ना? मेरा नाम अरुण शर्मा है और मैं अभी रेंज फ़ॉरेस्ट ऑफ़िसर के रूप में चयनित हूँ और तमिलनाडु फ़ॉरेस्ट अकेडमी कोयम्बटूर में प्रशिक्षणरत हूँ, ठीक है? मैंने 7 बार लगातार प्रीलिम्स क्वालिफ़ाई की है एमपीपीएससी की, है ना? 6 बार, सॉरी 6 बार मैंने इंटरव्यू दिए हैं एमपीपीएससी में। हर बार मेरी लगभग मेंस क्लियर हुई ही है। तो मैं ये आज इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि एक्चुअल में ऐसा क्या हुआ कि जिससे मैंने लगातार 7 प्रीलिम्स क्वालिफ़ाई की और मैंने क्या स्ट्रैटेजी फ़ॉलो की, क्योंकि इसके पहले मैं यूपीएससी में था। मैं आराम से बात करूँगा थोड़ा, है ना? मैं मेरे जो फेलियर है और जो बार-बार मेरी प्रीलिम्स निकली, तो क्या उस फेलियर के बाद में कैसे मैं पास की ओर बढ़ने लगा, तो ये सब चर्चा मैं आज आपसे करूँगा, है ना? तो मैंने इसके पहले यूपीएससी दी थी, है ना? यूपीएससी में मैंने 6 अटेम्प्ट दिए हैं और यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट में मैं क्वालीफ़ाई नहीं कर पाया, है ना? प्रीलिम्स क्वालीफ़ाई हुआ लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद में फिर एमपीपीएससी में आया। एमपीपीएससी में 2019 में मैंने सबसे पहले प्रीलिम्स की एग्ज़ाम दी थी। उसके बाद 2025 तक प्रीलिम्स की एग्ज़ाम मैंने दी। 2025 में मेरे 87 क्वेश्चंस थे। 2024 में मेरे 84 थे। 2023 में 85 थे, जिसका मैंने स्कोर कार्ड कई बार लगाया भी है। 24 और 25 में जो है स्कोर कार्ड आया ही नहीं, तो मैं कैसे लगाऊँ? तो इसीलिए मेरे पास वही ले-दे के एक ही स्कोर कार्ड है, जो मैं बार-बार लगा देता हूँ। तो आप लोग सोचते होंगे कि कितनी बार ये एक ही स्कोर कार्ड को लगाएगा? तो है ही वो, उसके बाद का स्कोर कार्ड आया ही नहीं। तो 2019 में मेरी शुरुआत हुई एमपीपीएससी के साथ। 2019 में मैंने पहली बार एग्ज़ाम दी और क्वालीफ़ाई किया। 2019 में मैंने मेंस दिया, इंटरव्यू भी दिया, लेकिन उस समय क्या हुआ 2019 में कि मेरा स्कोर कम आया प्रीलिम्स में, क्योंकि उस समय पे 87 और 13% वाली सिस्टम था ही नहीं, है ना? तो ये जब मेरा प्रीलिम्स हो गया, जब मेरा मेंस हो गया, जब इंटरव्यू बचा था, हाँ, प्रीलिम्स और मेंस हो गया, तब मुझे पता चला एकदम से ये ऑर्डर आता है और इसको पहले से लागू कर दिया जाता है और स्पेशल एग्ज़ाम होती है, सब दुनिया भर की चीज़ें होती है। कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देता है, लेकिन फिर बाद में कोर्ट का निर्णय आता है। वो सब आपने 2019 की कहानी सुनी ही होगी। तो एक 2019 का मेरा रिज़ल्ट बाकी है अभी इंटरव्यू का, तो वो मैंने दिया था, लेकिन उस समय मैं 13% में था, है ना? प्रीलिम्स के मार्क्स के आधार पे। प्रीलिम्स में 2019 में मेरे कम मार्क्स थे। ये भी बात करूँगा उसके बाद मैंने क्या सुधार किया जो मेरे इतने अच्छे-अच्छे मार्क्स आए। देखो, दूसरी बात एक और ये है कि 2019 में ये सिस्टम था नहीं, तो मुझे पता नहीं था कि 87 और 13% का सिस्टम क्या है। 2020 से मुझे पता चल गया था, लेकिन 2020-21 के बाद से, तो फिर उसके बाद में मैं गया ही नहीं 13% में कभी भी। फिर मैं इतना अच्छा स्कोर करने लगा कि फिर मैं 87% में ही रहा। एक ही बार केवल 2019 में 13% में गया था, उसके बाद कभी नहीं गया। तो मैंने ऐसा क्या किया, मतलब मैं एक एक्सपीरियंस के रूप में शेयर करना चाहता हूँ, बस सिंपल सी बात, है ना? यहाँ पे आज इस लेक्चर में ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा भारी ज्ञान नहीं मिलेगा। एकदम मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहता था, क्योंकि ताकि आप कुछ सीख सको तो सीख लो। अभी आपकी 3-4 महीने के एग्ज़ाम में बचे हैं, अप्रैल में आपकी एग्ज़ाम होगी, तो आप हो सके उससे कुछ सीख सीख के आप इन 3-4 महीनों में प्रिपरेशन को अपने उस हिसाब से स्ट्रीमलाइन कर सको। इसलिए मैं ये वीडियो लेके आज आया हूँ आपसे। देखो, मैंने यूपीएससी में क्या गलती करी, पहले मैं वो शेयर करना चाहता हूँ आप लोग के साथ। यूपीएससी में मैं क्या करता था कि मैं एक तो ऑथेंटिक सोर्स नहीं पढ़ता था, ठीक है? जो भी मुझे किसी ने भी बता दिया कहीं से भी, वो मैं पढ़ने लगा, है ना? आज एक तो क्या है ना, मैंने वीडियो बनाने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचा कि मैं इसमें क्या बताऊँगा, क्या नहीं बताऊँगा। एक मेरा एक्सपीरियंस, जो सिंपल एक्सपीरियंस है, वही शेयर करूँगा। तो यूपीएससी में मैंने ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स पढ़ता नहीं था। आज इस टॉपर की वीडियो देखा, कल उस टॉपर की वीडियो देखा, और जब मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की थी, तब मेरे पास एक ऐसा जो कुछ ज़्यादा उस समय पे यूट्यूब का था भी नहीं, है ना? तो इन्फॉर्मेशन बहुत थी, लेकिन क्या सही है, क्या गलत इन्फॉर्मेशन, जैसा आज आपको लगता होगा कि ये व्यक्ति अलग बता रहा है, ये व्यक्ति अलग बता रहा है। तो कई बार हम ऐसी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन के चंगुल में फँस जाते हैं और उससे हमारा पूरा का पूरा ईयर खराब हो जाता है। तो ऑथेंटिक सोर्स के हिसाब से मैं पढ़ता नहीं था। पहली मैंने गलती ये करी थी, है ना?
दूसरी मैंने गलती ये करी थी कि मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बनाता था, शॉर्ट नोट्स में नहीं बनाता था। एक ये मैंने गलती करी। इस वजह से ये होता था कि मेरे को आज भी याद है, मैंने 2017 या 18 की प्रीलिम्स में देने गया था, तो मैं 1 दिन पहले रिवीजन करने लगा, तो लक्ष्मीकांत का रिवीजन करने लगा। तो लक्ष्मीकांत 650 पेज के आसपास की बुक थी, तो उसका रिवीजन करने लगा, तो रिवीजन मेरे से हुआ ही नहीं, एक ही किताब का रिवीजन नहीं हुआ। तो बाकी मल्टीपल सोर्सेज़ तो भूल ही जाओ आप। कारण क्या है कि जैसे आखिरी दिन बचता है आपका एग्ज़ाम में, मैं शॉर्ट नोट्स का क्यों बोलता हूँ, उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। कि जो आखिरी दिन होता है ना एग्ज़ाम का, अगर हम उस दिन अब आप रिवीजन नहीं करके गए, तो आप एक तो कॉन्फिडेंस आप में नहीं आएगा, ठीक है? आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा पहली बात, ठीक? दूसरी चीज़ क्या होगी? दूसरी चीज़ आपको फैक्ट याद नहीं आएँगे, है ना? फैक्ट याद नहीं आएँगे तो क्या होगा? ये कन्फ्यूज़न होगा फिर कि ये वाला ऑप्शन सही है या ये वाला ऑप्शन सही है, हमको ये बात में कन्फ्यूज़न होने लगेगी। और ख़ास तौर पे जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है ना, वहाँ पे कन्फ्यूज़न बढ़ जाती है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अभी आपका नेगेटिव मार्किंग हो गया है एमपीपीएससी में, तो कन्फ्यूज़न जहाँ होगा वहाँ गलत होने की संभावना बनेगी। क्यों? क्योंकि बराबर रिवीजन नहीं हो पाएगा, अगर नोट्स नहीं होंगे आपके पास तो। तो कन्फ्यूज़न बनेगा तो नेगेटिव होने के चांस बनेंगे, और जब अगर नेगेटिव मार्किंग में नेगेटिव हुआ तो फिर ज़्यादा नेगेटिव होता है, और ज़्यादा नेगेटिव होने की वजह से क्या होगा कि सिलेक्शन में फिर वो बाधा डालेगा, है ना? सिलेक्शन नहीं हो पाएगा फिर आपका। तो दूसरी मैंने गलती ये करी कि मैंने नोट्स नहीं बनाए, है ना? इसको मिटा देते हैं। तो दूसरी मैंने गलती करी, नोट्स नहीं बनाए मैंने। तीसरी मैंने क्या गलती करी? तीसरी गलती करी कि मैंने बराबर प्रैक्टिस नहीं करी, ठीक है? मैं टेस्ट सीरीज़ नहीं जॉइन करता था। मेरा ऐसा सीन था कि मैं अपने में ही रहता था। जैसे आप लोगों में से कई लोग रहते होंगे ना कि मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। तो मैंने ना तो टेस्ट सीरीज़ जॉइन करी, ना मैं मार्केट से ज़्यादा पेपर लाके सॉल्व करता था। चलो टेस्ट सीरीज़ ना जॉइन करो, लेकिन मार्केट में पेपर मिलते हैं तो वो तो सॉल्व करने चाहिए थे। तो मैंने ढंग से वो भी सॉल्व नहीं किए। दूसरी बात, मेंस अगर मेरा आया तो मैंने मेंस में बराबर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी। तो मेनली जो मैंने 3 गलतियाँ करी थी यूपीएससी में, वो ये थी, ठीक है? एक तो मैंने ऑथेंटिक सोर्स बराबर फॉलो नहीं किए, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए और प्रैक्टिस नहीं करी। अब मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो एक चीज़ मेरी हुई ही नहीं, वो थी रिवीजन। रिवीजन मेरा बराबर हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे पास शॉर्ट नोट्स रहते ही नहीं थे। तो मैं क्या करता था, जैसे आप लोग को भी लगता होगा ना कि मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ। मार्केट में कोई नए पीडीएफ आती है, मार्केट में कोई नया सोर्स आता है तो हम उसको भी पढ़ने लग जाते हैं। ये सारी समस्या मेरे साथ भी थी। मैं क्या करता था कि मैं मल्टीपल सोर्सेज़ फ़ॉलो करता था। एक सब्जेक्ट के लिए एक सोर्स फ़ॉलो नहीं करता था। तो उस वजह से ये होता था कि बराबर मैंने नोट्स बनाए नहीं, तो बराबर रिवीजन मेरा हो नहीं पाता था। तो ये मेरे साथ गलती हुई मेरी, है ना? क्योंकि मैं भी उस बहकावा में आया जिस बहकावा में आज आप भी जी रहे हो, है ना? कि मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ। उससे ये होगा, आप पढ़ तो लोगे, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ो आराम से, मैं मना भी नहीं करूँगा आपको, आपकी चॉइस है, आपकी ज़िंदगी है। आप इसे वेस्ट करो या आप इस समय को यूटिलाइज़ करो, या आपके ऊपर है, आपके विवेक के ऊपर है। लेकिन मैंने एक बात देखी है, मल्टीपल सोर्सेज़ पढ़ने का नुकसान क्या है? नुकसान है ये कि आपका ये नहीं हो पाएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप ये नहीं बना पाओगे शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स अगर आपने नहीं बनाया तो रिवीजन आपका कैसे होगा? और रिवीजन अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना बनेगी। क्यों? क्योंकि कन्फ्यूजन होने की संभावना बनेगी। और पहले ये समस्या ज़्यादा इसलिए नहीं थी क्योंकि नेगेटिव नहीं होता था। अब मार्क्स कटेगा, और मार्क्स जब कटेगा तो एक तो गलत हुआ उसका गया, और एक माइनस में होगा 1 नंबर वो गया। आपका स्कोर पीछे धकेलेगा। यहाँ पे अब एक-एक क्वेश्चन ऐसा होगा कि जो आपको हज़ारों बच्चों से पीछे धकेल देगा। पहले बात अलग थी, अब आपको ये सब चीज़ें फ़ॉलो करनी पड़ेगी। तो मैंने ये 4 गलतियाँ करी यूपीएससी में, ठीक? अब जब मैं 2019 में आया एमपीपीएससी की फ़ील्ड में, 2019 की बात मैं बता रहा हूँ। मेरा भैया हैं, उन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती एमपीपीएससी का फ़ॉर्म भरने के लिए फ़ोर्स किया। इसके पहले तो मुझे ऐसा गुरूर था, जैसा आपको भी कई लोगों को होगा ना कि मैं एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं दूसरे एग्ज़ाम्स फॉर्म क्यों भरूँ? मैं बना ही डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए हूँ, ऐसा ही मुझे भी लगता था। मेरे को गुरूर था इस बात का कि मेरे को तो कलेक्टर ही बनना है, एसपी बनना है, और इससे नीचे तो मैं देखता ही नहीं था। इन सब सर्विसेज़ को तो मैं ऐसे बेकार समझता था। फॉरेस्ट सर्विसेज़ हो गई या सिविल सर्विसेज़ हो गई, ये जो स्टेट वाली सिविल सर्विसेज़ है, मैं इनको समझता था कि ओह! ठीक है, इनका क्या करना है, नहीं करना है, इससे तो अच्छा कि मैं कुछ अपना ही कर लूँगा जीवन में, ऐसा मुझे लगता था उस समय पे। लेकिन जब
धीरे-धीरे समय बीतता है, आटे दाल के भाव मालूम पड़ते हैं, तब पता चलता है कि मेरे दिन ऐसे आ गए थे, मैं आपको बताऊँ कि मैं फॉरेस्ट गार्ड की एग्ज़ाम देने के लिए सागर गया था और रात भर रोता-रोता गया था कि मेरे क्या दिन आ गए हैं कि जिसने कलेक्टर के बारे में सोचा, वो आज फॉरेस्ट गार्ड की एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है। रात में मैं बस से इंदौर से बैठ के सागर गया था। उसकी भी एक अलग कहानी है, किसी दिन मेरी जीवन के बारे में बताऊँगा तो बिल्कुल चर्चा करूँगा उसका भी। लेकिन जब मैं एमपीपीएससी में आया तो मेरे भैया ने मुझे बताया था कि एमपीपीएससी की तैयारी कर ले, तो तब तक लगभग मैं भी टूट चुका था यूपीएससी से। तो मुझे लगता था कि ठीक है यार, मुझे भी अब कुछ ना कुछ करना चाहिए, मेरी उम्र भी हो रही है, तो मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, ऐसा मुझे लगने लगा था। 2019 के आस-पास की बात है, तभी एमपीपीएससी की एग्ज़ाम आई थी 2019 में और उस समय पे पद 500 प्लस थे। तो उस समय पे ये हुआ कि सबने मेरे को बताया कि एमपीपीएससी की ऐसी एग्ज़ाम है, इसको दो। और उसी समय पे 2019 की जब एग्ज़ाम थी, लगभग ये जनवरी के आस-पास की बात है, दिसंबर के आस-पास मैंने आरबीआई की ग्रेड बी की एग्ज़ाम दी थी, आरबीआई ग्रेड बी, और उसमें भी मैं फ़ेल हो गया था। आपको पता नहीं होगा कि मैंने जीवन में फ़ेल होने के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त किए हुए हैं पहले ही, है ना? मैं एसएससी में फ़ेल हुआ, मैं यूपीएससी में तो कई बार फ़ेल हुआ, मैं आरबीआई में फ़ेल हुआ, मैं एमपीपीएससी में तो फ़ेल नहीं हुआ ख़ैर, लेकिन उसके पहले मैंने कई बार मैं फ़ेल हुआ। एमपीपीएससी में भी फ़ेल ही मानो आप, प्रीलिम्स बार-बार निकला लेकिन मेंस भी निकला, इंटरव्यू में नहीं हुआ। फाइनल लिस्ट नहीं आती तो कोई फ़ायदा थोड़ी है, साँप-सीढ़ी का खेल है ये तो, वो साँप 99 पे काटेगा तो वापस 1 पे आ जाना है ना? आप इंटरव्यू क्वालीफ़ाई किए नहीं किए तो अगर आपका फाइनल मेरिट में नाम नहीं है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। आपको आ वहीं जाना है वापस से प्रीलिम्स पे ही। और कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू में हम बैठे, मेरी तो ख़ैर खुशकिस्मती थी कि 7 बार मेरा कंटीन्यूअस प्रीलिम्स निकला, हर बार मेरे को मेंस देने का मौका मिला। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा इंटरव्यू हमने दिया और उसके बाद हमारी प्रीलिम्स ही नहीं निकली, ऐसा हो जाता है कई बार। तो ऐसा क्यों हो जाता है, उस पे भी हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो थोड़ा-सा बड़ा रहेगा, इसको आराम से सुनना, ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा। अगर इसको आप वाक़ई में फ़ॉलो करोगे तो ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा। काबिलियत रखता है बदलने की, क्योंकि मेरी ऐसे ही बदली है। ठीक है, तो 2019 की बात हम कर रहे थे। 2019 एमपीपीएससी मैंने दिया और उस समय प्रीलिम्स मेरा निकल गया, ठीक है? एमपीपीएससी प्रीलिम्स निकला, फिर मैंने क्या किया, मैं आगे की स्टोरी सुनाता हूँ आपको। मैं स्टोरी क्यों सुनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं इससे पॉइंट निकाल के लेके आऊँगा। तो प्रीलिम्स मैंने दिया, प्रीलिम्स निकल गया 2019 का। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखो 2019 में मेरा पहली बार प्रीलिम्स निकला एमपीपीएससी में, ठीक? उसके पहले मेरा यूपीएससी में 2016 में प्रीलिम्स निकला था, उसके बाद यूपीएससी का मेरा प्रीलिम्स निकला नहीं था। तो जब मेरा अचानक से 2016 के बाद 2019 में प्रीलिम्स निकला, तो ऐसे में एकदम से वो नहीं होता कि आप शॉक हो जाते हो। तो मैं सो ही नहीं पाया रात भर, सो ही नहीं पाया रात भर कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं बार-बार रो लिस्ट देख रहा हूँ रोल नंबर की, कि मेरा रोल नंबर आ गया, मेरा रोल नंबर आ गया। मैंने कई लोगों, दूसरों परिवार वालों को भी बताया। मैं उस समय पे घर पे ही था और मेरी सगाई हो चुकी थी, उस समय की बात है ये। तो मैंने दूसरों को भी बताया और बार-बार मैं चेक करने लगा रात में कि मेरा जो है रोल नंबर, कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, ऐसा करके। बार-बार खोलूँ, बंद करूँ, अब तो मेरा प्रीलिम्स निकालने का मेरे को कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं बचा। लेकिन जब मेरा पहली बार प्रीलिम्स निकला 2016 के बाद से, तो मेरे को लगा कि यार मैंने कुछ अचीव कर लिया, जैसे मैं बन ही नहीं गया वो डिप्टी कलेक्टर। मुझे ऐसा महसूस होने लगा। तो रिज़ल्ट आया और मेरा प्रीलिम्स हो गया, ठीक है। अब प्रीलिम्स के बाद क्या होता है कि अब आप मेंस की तैयारी करने लगते हो। और चूँकि ऐसा हुआ कि 2019 में मेरा प्रीलिम निकला ना, तो मेरा जोश जो था वो बहुत हाई लेवल पे था। और हाई लेवल पे होने की वजह से ये हुआ कि मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो मैंने पहले नहीं की थी यूपीएससी में, उस पे मैं फ़ोकस करने लगा और उस पे मैंने एक्सेसिव फ़ोकस करने लगा मैं। उस समय मैंने क्या सुधार किया जो मुझे आज भी काम आता है, वो ये कि मैंने निर्माण आईएएस की बुक्स पकड़ ली, ठीक है? मेंस की बुक्स आने लगी थी तब, और मैंने निर्माण आईएएस की और आकार की थोड़ी बहुत बुक्स, ये मैंने जो कुछ अच्छे सोर्सेज़ थे, उनको मैं पढ़ने लगा। और इस वजह से ये हुआ कि मैं शॉर्ट नोट्स बनाने लगा। तब तक मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि शॉर्ट नोट्स के बिना मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है? शॉर्ट नोट्स बनाने लगा और शॉर्ट नोट्स में जब बनाया तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में मुझे उसकी मदद मिलने लगी। क्यों? क्योंकि देखो मैं बताता हूँ आपको, आज आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे, तो मैं आपको बताऊँ, ये जैसे मान लो आपने शॉर्ट नोट्स आपने बनाए, ठीक है? तो आपने जब शॉर्ट नोट्स बनाए तो तब भी तो आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो ही रही है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, आप जब नोट्स बना रहे हो, सॉरी, कि जैसे राजा भोज की सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियाँ बताइए। ये आप बना रहे हो, आपने देखा कि ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया हुआ है,
तो मैं इसके नोट्स बना लेता हूँ। जब आप नोट्स बना रहे हो तब भी तो आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो ही रही है कि नहीं हो रही है। तो एक्चुअल में जो आप सिनॉप्सिस बना रहे हैं वो भी आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का हिस्सा है। बस ये है कि वो टाइम बाउंड मैनर में नहीं है कि जैसे मैं बताऊँ कि 4 मिनट, साढ़े 3 से 4 मिनट में आपका 7 नंबर का क्वेश्चन हो जाना चाहिए। 9 नंबर 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 8 से 9 मिनट में हो जाना चाहिए, और जो 2 नंबर का क्वेश्चन है वो 1 से डेढ़ मिनट में या आधे मिनट से 1 मिनट के बीच में हो जाना चाहिए। तो ये जो बात मैं बता रहा हूँ आप, ये डाउन बाउंड टाइम बाउंड मैनर में नहीं हो रही है प्रैक्टिस, लेकिन एक्चुअल में आप जब सिनॉप्सिस बना रहे हो तो प्रैक्टिस आपकी हो ही रही है ना? आप वर्ड कलेक्ट करते जाते हो, जब आप लिखते हो, आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो, तो आप पूरी की पूरी किताब तो छाप नहीं देते हो, तो आप वर्ड कलेक्ट करने लगते हो, वो वर्ड आपके दिमाग में फिट हो जाते हैं। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत बड़ा मेजर रोल अदा करती है, और जो शॉर्ट नोट्स है उस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में बहुत बड़ा मेजर रोल अदा करते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक्चुअल में कर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही रहे हो नोट्स के रूप में भी, और जब आप वो नोट्स बना लेते हो, जब मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, तो अच्छे बना लिए मैंने नोट्स तो, और उस समय मैंने बहुत प्रैक्टिस करी। मैं क्या करता था, मैं देखो आपको जब स्टोरी बता ही रहा हूँ तो पूरी ही बताता हूँ। मैं क्या करता था, मेंस वालों के लिए भी ये ख़ास बात है, मैं ये करता था कि मैं पेपर खुद ही बनाता था, है ना? मैं गाँव में रहने लगा था तब, 2019 के बाद की बात है, कोविड लग गया था क्योंकि। तो मैं गाँव में रहने लगा था, तो उस वजह से क्या होता था, टेस्ट सीरीज़ का ऑप्शन मेरे पास था नहीं, और ऑनलाइन मैंने टेस्ट सीरीज़ जॉइन की नहीं। तो इसमें क्या करता था मैं कि खुद ही पेपर बना लेता था, है ना? एक ब्लैंक पेज में मैं उतने क्वेश्चन, जैसे 15 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, आज वर्तमान में अगर मैं बात करूँ, तो 15 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, और 10 क्वेश्चन 7 मार्क्स के, और 5 क्वेश्चन में 10 मार्क्स के। ये लेके एक डेढ़ घंटे का पेपर मैं बना लेता था, ठीक है? और डेढ़ घंटे का पेपर बनाने के बाद क्या करता था कि मैं प्रिंट करा लेता था ब्लैंक पेजेस, ठीक है? और वैसे की वैसी उसको बंच करके पूरी की पूरी, जैसे आपकी कॉपी नहीं आती है पार्ट ए और पार्ट बी की अलग-अलग कॉपी आती है, तो वैसे की वैसे ही कॉपी में बना के और उसको लिखता था, बराबर टाइम सेट करके। तो जब मैं बराबर टाइम सेट करके लिखने लगा, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेरा टाइम मैनेजमेंट होने लगा, और तब मेरे को ये बात समझ में आई, वो ये आई कि जो 7 नंबर के क्वेश्चन हैं वो मुझे पहले करने चाहिए, फिर उसके बाद मुझे 2 नंबर के करने चाहिए, और उसके बाद मुझे 10 के करने चाहिए। क्योंकि कारण मैंने ये बात समझा, मैं खुद ही एनालिसिस करने लगा, जैसे आप लोग भी करते होंगे, तो आपको खुद का एनालिसिस करना चाहिए। तो जब मैं एनालिसिस करने लगा तो मेरे दिमाग में एक बात आई, वो ये कि जब 2 नंबर का मैं सबसे पहले अटेम्प्ट करने लगता हूँ, जब मैं पेपर ही पहले अटेम्प्ट करने लगता हूँ, जैसे मान लो पार्ट ए और पार्ट बी की दोनों की कॉपियाँ मेरे पास में आ गई, ठीक है? तो जब ये कॉपी मेरे सामने आ जाती है, तो मैं, जैसे मैंने कोई कॉपी खोली, मान लो पार्ट ए की खोल ली, तो मैं जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगता हूँ, तो मेरा शुरू में दिमाग इतना ज़्यादा चलता नहीं है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब आप प्रीलिम्स की एग्ज़ाम भी देते हैं, तो पहली बार में आपको बहुत सारी चीज़ें याद नहीं आती। लेकिन जब आप घूम फिर के आते हैं, जब पहली रीडिंग आपकी कर लेते हैं आप पूरी, तब दूसरी रीडिंग में आते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें नई-नई याद आने लगती है। तो मैंने बात नोटिस करी एनालिसिस के बाद कि 2 नंबर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि 2 नंबर हमारा फर्स्ट इंप्रेशन है। तो मैं क्या करूँ कि 7 नंबर में पहले ही अपना दिमाग एक तो खोल लूँ, और दूसरा 2 नंबर के लिए मैं बचा लूँ। तो उस वजह से ये होगा कि 2 नंबर मेरा अच्छा होगा, तो मेरा इंप्रेशन अच्छा बैठेगा। आप लोगों ने बात पढ़ी होगी, सुनी भी होगी, विकास देवीकीर्ति सर भी ये बात बताते हैं कि जो एग्ज़ामिनर है ना, जो आपकी कॉपी चेक करता है, वो आपकी 2 नंबर से ही आपको पता चल जाता है उसको कि आपकी क्या औकात है, और फिर वो उसी के हिसाब से आपको एवरेज मार्किंग देता है। ये बात आप मान लो, कई क्वेश्चंस तो वो पढ़ता भी नहीं, वो देख के मार्किंग कर देता है। बूढ़े-बूढ़े लोग हैं, एक ही बार में समझ जाते हैं, पूरे जीवन का अनुभव होता है उन लोग को। तो ये सब संभव कैसे हो पाया? 2 चीज़ों की वजह से। क्या? एक तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और दूसरी चीज़ हुई शॉर्ट नोट्स, ठीक है? शॉर्ट नोट्स की वजह से मेरा बराबर रिवीजन होने लगा, और मैंने एक बात नोटिस करी कि जब मैं पेपर देने लगा मेंस का, तो कई क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो मैंने ऑलरेडी, मैं पेपर कैसे बनाता था, मैं उसके बारे में थोड़ा-सा चर्चा करूँगा, फिर मैं वापस पॉइंट पे आऊँगा। मैं पेपर ऐसा बनाता था कि मैं पीवाईक्यू पहले लेता था। जैसे मान लो मैंने हिस्ट्री पढ़ी, तो हिस्ट्री में जो भी मैंने टॉपिक पढ़े हैं, तो उसके पीवाईक्यू में लेता था, और साथ में संभावित प्रश्न लेता था। संभावित प्रश्न, ठीक है? तो संभावित प्रश्न और पीवाईक्यू लेने से क्या हुआ कि जब मैं फाइनली एग्ज़ाम में बैठा, तो मेरे पास सामने जब पेपर आया, तो मैंने एक बात देखी कि यार मैंने मोस्टली तो प्रश्न अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में कर ही लिए हैं। लगभग मैंने 60 पेपर लिखे थे। 60 से 70 पेपर लिखे थे मैंने 2019 में, वैसी प्रैक्टिस तो मैंने कभी की ही नहीं। तो उस समय मैंने एक बात देखी कि मैंने मोस्टली सारे प्रश्न लिख लिए हैं, है ना? तो उससे ये हुआ कि मेरे को वो याद हो गए थे। जैसे मुझे आज भी पता है कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध के कारण आए थे शायद, तो वो मेरे को 20-22 पॉइंट याद थे सारे। मेरे को सारे लगभग क्वेश्चन याद ही मैंने कर लिए थे, क्योंकि बार-बार लिखा मैंने उनको, उन्हीं-उन्हीं क्वेश्चन को मैं बार-बार लिखने लगा।
तो क्वेश्चन मोस्टली मेरे को याद हो गए। अब उसका फ़ायदा क्या निकला, वहाँ आना चाहता हूँ मैं वापस। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेरी अच्छे से हुई, शॉर्ट नोट्स मेरे अच्छे से बने और एग्ज़ाम में मैं गया तो उसके बाद ये स्थिति बनी। अब मैं वापस वहाँ इसलिए आना चाहता हूँ, मेंस की मैंने महत्व इसलिए बताया आपको क्योंकि प्रीलिम्स में मेंस का ये जो महत्व है, ये एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है ना? मैंने एक ग्रुप भी चलाया है प्रहार करके, वो मैंने इसीलिए चलाया है। अभी तो देखो आपकी मेंस आपकी प्रीलिम्स नहीं हुई है, तो जब प्रीलिम्स नहीं हुई है तो मेंस की तैयारी करने का क्या ये रहेगा फ़ायदा, तो मैं वही आपको बताना चाहता हूँ। देखो मेरी उसके बाद मैं प्रीलिम्स क्यों नहीं रुकी, इसके पीछे मैं लॉजिक बताता हूँ आपको, मेंस का क्या लॉजिक है। आप लोग ये बात नोटिस किए होंगे, थोड़ी बहुत मेंस की तैयारी तो आप किए ही होंगे, ठीक है? तो मेंस क्या भूमिका अदा करता है, मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहता हूँ। देखो क्या होता है, मेंस का हमारा पढ़ने का जो नज़रिया होता है, वो अलग होता है, ठीक? अलग कैसे होता है कि मेंस में हम याद करने की कोशिश करते हैं और जब याद करने की कोशिश करते हैं ना किसी चीज़ को, तो वो याद होती है और जब याद होती है, तो वो जब ऑब्जेक्टिव में आती है, तो वो कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करती है। तो वो दूसरे लोगों के कंपैरिज़न में आपको एज देती है। जैसे आप लोग मैं अभी यूनिट 2 मैंने पढ़ाई, प्रहार में यूनिट 2 मैंने पढ़ाई, यूनिट 2 मैंने पीडीएफ अंडरलाइन करके दे दी। तो मैंने पढ़ाते-पढ़ाते ये सोचा कि यार प्रीलिम्स में हम एमपी की हिस्ट्री की कई चीज़ें ऐसी हैं जो मिस कर देते हैं। कई वंश में कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम मिस कर देते हैं और जब हम मेंस पढ़ते हैं तो उस नज़रिए से हम पढ़ते हैं कि हमको सब कुछ याद करना है क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव वाला सिस्टम तो है नहीं। हमको तो याद करना है और याद करना है तभी तो आप लिख पाओगे। तो मैंने एक बात नोटिस करी वो ये है कि आपको कहीं न कहीं जो 5 से 6 क्वेश्चन आपके नहीं हो पाते हैं, वो 5 से 6 क्वेश्चन आपको 5 से 6 तो मैं कम बता रहा हूँ। मेरा आकलन है कि लगभग 10 क्वेश्चन आपके मेंस का जो नज़रिया है, मेंस की जो पढ़ाई है, वो आपको प्रीलिम्स में सही करवा देती है। ठीक? अब ये मेरे साथ हुआ। मेरी बार-बार प्रीलिम्स इसीलिए नहीं रुकी। वजह ये थी कि मैंने 2019 में जब मेंस की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर ली, तो जब मैं 2020 में एग्ज़ाम में बैठा तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई था, क्योंकि मैंने मेंस बहुत अच्छे से तैयार कर ली थी और दूसरी बात मेंस का सिलेबस भी अल्टीमेटली प्रीलिम्स से कोइंसाइड करता ही करता है। तो मैं प्रीलिम्स का सिलेबस भी इस हिसाब से देखूँ तो कई बार मैंने पढ़ लिया, क्योंकि मैंने मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से करी थी। तो मेरा 2020 में फिर से निकला, मैंने फिर से मेंस पढ़ी। समझ रहे हो आप? फिर से मेंस पढ़ी, तो फिर से मेंस और फिर प्रीलिम्स और मेंस, मतलब 3 बार की परीक्षा का नॉलेज जुड़ गया। फिर मेरी फिर से प्रीलिम्स निकल गई। तो फिर 2 प्रीलिम्स और 2 मेंस का नॉलेज जुड़ गया, मैंने फिर से मेंस की तैयारी करी। तो अंततः क्या हुआ कि मेरा स्कोर बढ़ता गया। जैसे मैं बताऊँ आपको, 2019 में मेरा स्कोर था 73 नहीं 74। 2021 में 2019 में मेरा स्कोर था 74। 2020 में मेरा स्कोर इसी के आसपास था 74, क्योंकि पेपर बहुत टफ आया था। 2021 के आसपास तो मैं 80 के आसपास पहुँच गया था। 2022 में मैं 82 या 83 के आसपास था। 2023 में 85, 2024 में मैं 84 और 2025 में 87। तो ये आप देख रहे हो, आपका जो ग्राफ जा रहा है, वो ग्राफ जा रहा है लगभग ऐसे। इस वजह से क्यों ऐसा क्यों हुआ? मैं इसका एनालिसिस आपको बताना चाहता हूँ। उसका वजह ये है कि मैं जब बार-बार प्रीलिम्स देता था, तो मेरा बार-बार निकल जाता था, तो मैं बार-बार मेंस की तैयारी करता था। तो जो नॉलेज है ना, वो क्यूमुलेटिव होता है, वो जुड़ता है। तो जब मैंने प्रीलिम्स दिया, तो प्रीलिम्स का जो नॉलेज था, वो मेंस में मेरे काम आया। फिर मैंने मेंस दिया, तो अगली बार जब मैंने प्रीलिम्स दी, तो वो मेंस और प्रीलिम्स दोनों का नॉलेज मेरे काम आया। तो ऐसे करके मैंने, अगर मैं यहाँ 87 तक पहुँचा हूँ, तो कैसे पहुँचा हूँ देखो आप। इसकी 2 एग्ज़ाम प्रीलिम्स मेंस, इसकी 2, इसकी 2, इसकी 2, इसकी 2 और इसकी 2, यानी कुल मिला के 3, 3, 6 यानी 12 एग्ज़ाम का नॉलेज एक साथ जुड़ा मेरे, तब मैं यहाँ पहुँचा। और साथ में इंटरव्यू का जो करंट अफ़ेयर्स था, जो ओवरऑल चीज़ें होती है, इन सब की चीज़ें भी एक साथ जुड़ी। तब जाके 87 क्वेश्चन पे मैं 2025 में पहुँचा और यहाँ पे मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैं आपको ये बात बता दूँ ईमानदारी कि मैं ट्रेनिंग पे था और मेरी पत्नी को मैं पढ़ाया करता था, तो उसी जो नॉलेज था उसी के आधार में एग्ज़ाम देने गया और 87 स्कोर मैंने किया। मैंने ज़्यादा पढ़ाई की नहीं, लेकिन क्यूमुलेटिव नॉलेज मैं जो बात कर रहा हूँ, वो ऑथेंटिक है और वो बहुत साइंटिफिक है। ये बाकी कोचिंग वाले यहाँ पहुँच ही नहीं पाएँगे। मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ ना, मेरे को बता दो अगर किसी कोचिंग वाला कोई ऐसा एनालिसिस कर दे तो। क्योंकि ये भोगा हुआ सत्यार्थ है, भोगा हुआ सच है ना? भोगा हुआ सच और देखे हुए सच में अंतर होता है। मैंने भोगा है ये, है ना? तो मैं उस बात को उतने विस्तृत तरीके से और उतने साइंटिफिक एनालिटिकल तरीके से आपको समझा सकता हूँ। क्योंकि मैंने वो जो एनालिसिस है, वो मैंने खुद ने किया, तब जाके मैंने ये चीज़ें बदली अपने लिए। मेंस में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बदली, वो भी मैं चर्चा करूँगा।
तो प्रीलिम्स का ऐसा सीन हुआ, मैंने एक बात ये नोटिस करी कि यार मैंने जो मेरा जो क्यूमुलेटिव नॉलेज है ये मेरे काम आया है। तो मैंने एक बात सीखी, वो ये कि आपको मेंस की तैयारी भी प्रीलिम्स के साथ करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको एटलीस्ट वो वाले जो टॉपिक है मेंस के सिलेबस में, जो प्रीलिम्स में कॉमन है, वो तो आपको करना ही चाहिए। वो कौन से हैं? तो फिर मैंने वो बात डिस्कस की बच्चों के साथ और वो नोटिस किया कि एक तो पेपर 1 का पार्ट ए और एक है पार्ट बी। ये हिस्ट्री वाला पोर्शन है, इसमें 2 यूनिट आ जाती है प्रीलिम्स की। एक तो एमपी की जो हिस्ट्री है वो यूनिट 1 भारत की हिस्ट्री की, और दूसरा यूनिट 2 यानी एमपी की हिस्ट्री। फिर जो ज्योग्राफी है पार्ट बी, उसमें आ जाती है यूनिट 3 और यूनिट 4 प्रीलिम्स की। तो आपके पेपर 1 से 4 यूनिट प्रीलिम्स की हो जाएगी, और ऐसे नहीं, डिटेल से। क्योंकि आप जब मेंस की तैयारी करोगे तो आपके मन में ये बात आएगी कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, और दूसरी बात ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा तो प्रीलिम्स तो बहुत आसान है। मैं इसको आसान इसलिए बोलता हूँ क्योंकि 4 उत्तर आपके सामने है, आपको 1 उत्तर टिक करना है। मेंस डिफ़िकल्ट है, क्यों? क्योंकि मेंस में आपको पता नहीं है चीज़ें, ठीक है? मेंस में आपके सामने ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं, आपको याद करके लिखना पड़ता है। दूसरी बात मेरे को लगता है पेपर 2 का पार्ट ए, इसमें आपकी जो पॉलिटी वाली यूनिट है 5, उसका आधा हिस्सा तो इकोनॉमी नहीं, छठी यूनिट है इकोनॉमी, तो 5 यूनिट पूरी हो जाएगी आपकी। तो कुल मिला के आप अगर ये डेढ़ पार्ट मतलब पेपर 1 के दोनों पार्ट और पेपर 2 का 1 पार्ट अगर आप कर लेते हो, तो आधा सिलेबस प्रीलिम्स का आपका हो जाएगा। ये यूनिट आप प्रीलिम्स में तो पढ़ोगे, लेकिन मेंस से अगर आपने ये यूनिट पढ़ी, तो आपका प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन का एज है, वो आपको मिलेगा, और वो निश्चित रूप से आपको कन्फ्यूजन हटाएगा और आपके नेगेटिव मार्किंग भी कम करेगा, और साथ में आपको सिलेक्शन में मदद देगा। अब ये कैसे किया जा सकता है, मैं ये बात कई बार बता चुका हूँ कि आप पूरे दिन को जो है 3 हिस्सों में डिवाइड करो। 3 हिस्सों में जो पहला हिस्सा है उसमें आप प्रीलिम्स पे फ़ोकस करने वाली यूनिट्स पढ़ो, ठीक? दूसरे वाले हिस्से में भी आप प्रीलिम्स पे फ़ोकस करने वाली यूनिट्स पढ़ो। मैं कई बार ये बात बता चुका हूँ कि सुबह आप यूनिट 10, 9, 8 और 7 इनको आप 20-20 दिन दे के पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो दोपहर का टाइम है उसमें यूनिट 2, 4, 6 जो एमपीजीके वाला पोर्शन आपने लगभग पढ़ लिया होगा, तो 30-30 दिन पर यूनिट देके आप काम कर सकते हैं। फिर जो शाम का टाइम है आपका, इस शाम के टाइम में आराम से आप 7:30 बजे के बाद, 7:30 से 10:30 बजे के बीच में आपको क्या करना है, मैं अभी चर्चा करूँगा। बीच का जो टाइम है आपका 1:30 से लेके तो 5:30 का, इसमें आप ये वाला पोर्शन कर सकते हैं मेंस का। इसको आप कम से कम कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये पोर्शन हम खुद से नहीं कर पाएँगे, तो आप मेरे साथ जुड़िए। प्रहार बैच हमने लॉन्च किया है, 3000 रुपये उसकी फ़ीस है। मैंने फ़ीस अभी कल परसों 2000 रुपये कर दी थी, लेकिन अगर आप बोलोगे कुछ लोग जॉइन करना चाहेंगे, तो मैं वो जॉइन करवा दूँगा। उसमें प्रीलिम्स का कोर्स भी पूरा फ्री आएगा, ठीक? उस पे हम चर्चा करेंगे आगे कि क्या है, क्या नहीं है। तो ये वाला पोर्शन आपको करना चाहिए। अब जो शाम का 7:30 से 10:30 का जो टाइम है, उसमें हमको क्या करना चाहिए? ख़ास तौर पे प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी में यही पॉइंट आएँगे सामने। देखो, मेरे एक्सपीरियंस से मैंने बताया कि पहली चीज़ जो मैंने करी, वो थी ऑथेंटिक सोर्सेज़। ऑथेंटिक सोर्सेज़ में अगर मैं बात करूँ, तो ऑथेंटिक सोर्सेज़ में मैं निर्माण और परीक्षा धाम, इन दोनों बुक्स पे मेनली मैं निर्भर रहा। क्यों? क्योंकि मैंने एक बात देखी कि ऑथेंटिसिटी इन किताबों में ज़्यादा है। परीक्षा धाम की ऑथेंटिसिटी कई मायनों में निर्माण से भी आगे निकल जाती है। प्रवीण साहू सर को मैं बधाई देना चाहता हूँ इस बात के लिए। उन्होंने जो बुक तैयार करी है, मैं कई पॉइंट्स निर्माण में मैंने ऐसे देखे हैं, लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, बच्चे तो मुझसे पूछते हैं। कई पॉइंट मैंने देखे हैं कि जो प्रवीण साहू सर की जो बुक है परीक्षा धाम की, उसमें आगे बढ़ जाती है वो चीज़। तो ऑथेंटिसिटी मेन बात है। क्यों? क्योंकि मैं बताऊँ आपको, एक तो क्वेश्चन आता नहीं है, है ना? फर्जी सोर्सेज़ से क्वेश्चन आते नहीं। दूसरी बात, डाटा गलत रहते हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन गलत होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम खुद की गलती से तो मारे नहीं गए, और किताब की गलती से मारे गए। एक क्वेश्चन भी अगर आपका गलत हो गया, और मान लो आपका एक क्वेश्चन से कट ऑफ रह गया, तो आप पूरी ज़िंदगी उस किताब को भी कोसोगे, अपने आप को भी कोसोगे कि यार मैंने काश ये अगर बुक पढ़ ली होती तो कितना बढ़िया रहता। तो मैंने एक बात नोटिस करी अपनी स्टडी से, वो थी कि ऑथेंटिक सोर्स मुझे पढ़ना है। दूसरी मैंने बात नोटिस करी कि मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक? और शॉर्ट नोट्स मेरे को कैसे बनाने हैं? अब मेरे तक ये बात पहुँची, मेरे दिमाग तक ये बात पहुँची कि यार मैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाऊँ? क्योंकि शॉर्ट नोट्स का तो सीन ऐसा है ना कि मैं तो सारी किताब नहीं उड़ेल दूँ अपने नोट्स में, तो ऐसा भी तो हो सकता है। हमको कई चीज़ें नहीं पता रहती है, तो हम सब कुछ लिख देते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा? देखो, मैं कई बार हज़ारों दफ़े मैं बता चुका हूँ। एक किताब है मेरे बाजू में, मैंने उसको लेके आया हूँ, ये किताब आप देखो इसको।
दर्पण की जो किताब है ये मैंने क्यों रखी है यहाँ पे, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। देखो क्या है कि एग्ज़ाम को जानने के सिर्फ 2 तरीके होते हैं। क्या तरीका है? एग्ज़ाम परीक्षा, मान लो हम लिखे हैं यहाँ परीक्षा। तो परीक्षा को जानने के 2 तरीके हैं। क्या? एक तो सिलेबस, जो एमपीपीएससी ने आपको सिलेबस प्रोवाइड किया है वो, और साथ में एक एमपीपीएससी के पीवाईक्यूज़। पीवाईक्यूज़ की वैल्यू जो थी मैंने एमपीपीएससी में जब मैं आया 2019 के बाद मैंने महसूस करी। मैंने ये बात देखी 2019 का मेंस का जब मैंने दिया, जब प्रीलिम्स दिया तो प्रीलिम्स में तो मैंने पीवाईक्यू नहीं करे थे। मैं ईमानदारी की अगर बात बताऊँ आपको तो मैंने प्रीलिम्स में पीवाईक्यू नहीं किए थे। लेकिन मैंने मेंस में एक बात देखी कि यार एमपीपीएससी तो बार-बार वही क्वेश्चन पूछ रही है पीवाईक्यू में। फिर मेरे को दिमाग में आया कि यार ये तो प्रीलिम्स में भी होता होगा। तो फिर मैंने नोटिस किया बात कि यार एमपीपीएससी में प्रीलिम्स में पीवाईक्यू रिपीट हो ना हो, लेकिन थीम्स तो रिपीट होती ही है। तो बार-बार वहीं से क्वेश्चन आता है। तो मैंने वो पकड़ना शुरू किया। तो जैसे सिलेबस मैंने अच्छे से एनालिसिस करना शुरू किया, सिलेबस को टॉपिक वाइज़, और पीवाईक्यू में देखना शुरू किया। और पीवाईक्यू के बेसिस पे मुझे ये बात पता चली कि यार एमपीपीएससी की जो एग्ज़ाम है मुझसे डिमांड क्या करती है। ये हमारा कंप्यूटर अपनी औकात दिखाने लगा। तो पीवाईक्यू से मेरे को एक बात समझ, ये देखिए तो ऐसा हो जाता है कई बार, है ना, सरकारी लैपटॉप है, गवर्नमेंट ने दिया है मुझे कुछ ना कुछ तो चीज़ें उसमें हो ही जाती है। तो मैंने एक बात नोटिस करी, वो ये थी कि एमपीपीएससी में क्या चीज़ें आ रही है एग्ज़ाम में, एग्ज़ामिनर आपसे क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा है। ये बात पता चली मुझे पीवाईक्यू एनालिसिस से। और मैंने वो कहाँ से सीखा? वो मैंने सीखा इससे एग्ज़ाम को समझ के। और वो उससे क्या मेरे को मदद मिली? वो मदद मिली मेरे को शॉर्ट नोट्स में। शॉर्ट नोट्स में मैंने ये बात देख ली कि एमपीपीएससी ये चीज़ों पे फोकस कर रही है, यहाँ-यहाँ से चीज़ें आ रही है, तो मैं शॉर्ट नोट्स में सब कुछ क्यों लिखूँ? कचरा क्यों लिखूँ? फिर मैं वही बात, काम की बातें क्यों ना लिखूँ? तो मैंने ये बात नोटिस करी और फिर मैंने वही काम की बातें लिखने लगा। शॉर्ट नोट्स मेरे बहुत अच्छे बन गए। ठीक, तो ऑथेंटिक सोर्स मैंने देखा, निर्माण परीक्षाधाम, फिर शॉर्ट नोट्स मैंने, उसके बाद शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए, पीवाईक्यू एनालिसिस में करने लगा। चौथी जो चीज़ हुई फिर वो ये कि पीवाईक्यू एनालिसिस से मेरी रिवीजन अच्छे से होने लगा। वो 7:30 से जो 9:30 का टाइम था ना, इसमें देखो 7:30 से जो 10:30 का टाइम था, इसमें यही बात है कि 7:30 से 10:30 के टाइम पे आपको क्या करना है कि आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करना है और साथ में आपको रिवीजन करना है। ये 2 चीज़ें आपको करनी है। ठीक? देखो मैं क्या करता हूँ, अभी मेरा एक ग्रुप है अभ्यास 1.0, है ना? हमारे स्टूडेंट इसको रन करते हैं। आरंभ 1.0 तो हमारा प्रीलिम्स का मेंटरशिप ग्रुप है। फॉरेस्ट वालों के लिए अरण्य है, अरण्य 1.0। लेकिन ये जो अभ्यास 1.0 है, ये वो ही बच्चे रन करते हैं। उसमें से 6-7 बच्चे हैं जो बहुत सीरियस हैं। तो वो 15 ऑब्जेक्टिव इस दर्पण की बुक के रोज़ डालते हैं और आप उसको आराम से वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। लगभग 62 पेजेज़ इस बुक के उन लोगों ने करवा दिए हैं। काफ़ी समय हो गया इसको चलते-चलते। तो आप वो भी आपको फ्री में मिलेगा साथ में, और वो आपको करना चाहिए। मैं मेरे बच्चों पे ज़्यादा फ़ोकस पीवाईक्यू रिवीजन पे इसलिए करता हूँ, प्रैक्टिस पीवाईक्यू रिवीजन पे, क्योंकि मुझे पता है आज नहीं तो कल ये जो नेगेटिव मार्किंग होगी ना, इसको परास्त करने का जो तरीका है वो केवल एक ही है, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, और साथ में रिवीजन। ठीक? और ये दोनों किसके बेसिस पे? पीवाईक्यू के बेसिस पे। समझ में आया आपको? तो मैंने बातें बताई, एक तो क्या आपको ऑथेंटिक सोर्स में फ़ॉलो करने लगा, ठीक है? तो आपको भी ऑथेंटिक सोर्स फ़ॉलो करना चाहिए। आपको कोई कितना ही बता दे कि ये बुक खरीद लो, वो बुक खरीद लो, लेकिन आप एक्चुअल में जो किताब से क्वेश्चन बन रहे हैं पीवाईक्यू एनालिसिस के बाद में, वही किताब आप खरीदना, और मोस्टली निर्माण और परीक्षाधाम की किताब ही खरीदना। दूसरी बात, ऑथेंटिक सोर्स के बाद शॉर्ट नोट्स, ठीक है? शॉर्ट नोट्स मैं बनाने लगा, और शॉर्ट नोट्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिवीजन अच्छे से हो जाता है। तीसरी जो चीज़ मैं करने लगा वो है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस किससे? पीवाईक्यू से मेनली, और पीवाईक्यू के साथ में जो चैप्टर वाइज़ क्वेश्चंस रहते हैं ना, जैसे आपने निर्माण की बुक पढ़ी मान लो, तो निर्माण की जब बुक पढ़ते हो तो यूनिट 10 मान लो आपने पढ़ी जनजाति वाली, तो हर चैप्टर के एंड में भी क्वेश्चन होते हैं। तो जब आप चैप्टर पढ़ लेते हो तो आप वो ऑब्जेक्टिव वहाँ से लगाओ आप। ऑब्जेक्टिव का ये सीन है, मैं बताऊँ आपको, ऑब्जेक्टिव का फ़ायदा ये है कि आपको क्वेश्चंस वैसे तो याद नहीं रहेंगे। आप लोग नोटिस करते होंगे कई बार कि हमको जैसे सर ईयर वाले क्वेश्चन याद नहीं होते हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन याद नहीं होते हैं। तो ये हमारे दिमाग में बातें आती है, तो कैसे होगा याद? तो या तो वो बार-बार रिवीजन करके होगा, या फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो उससे होगा। तो चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन दिए हैं वो, और पीवाईक्यू। जब ये दोनों का काम हो जाता है, आपके पास एक्स्ट्रा समय बचता है, तब आप टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर सकते हैं। मैं तभी लेकिन आपको टेस्ट सीरीज़ जॉइन करने की सलाह दूँगा, उसके पहले नहीं दूँगा, ठीक?
तो प्रैक्टिस, पीवाईक्यू और उसके बाद रिवीजन पे भी मैं बहुत फोकस करता था। ठीक है, तो ये अगर आपने 4-5 चीज़ें कर ली तो आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता, कोई माई का लाल आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने किया है और करने से हो जाता है, ये बात मैंने देख ली करके। ठीक है, यही सब मैंने किया, बार-बार मैंने। और मेंस का मैं आपको बताऊँ, मेंस का जो क्यूमुलेटिव नॉलेज है, मेरी जो 7 प्रीलिम्स निकली है, इसमें इस चीज़ का बहुत बड़ा योगदान है मेंस, है ना? मेंस आप अच्छे से करो, ठीक? और इसमें मैं टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता चुका हूँ कि टेस्ट सीरीज़ आप तभी लगाओ अगर जब आपका पीवाईक्यू और आपके चैप्टर वाइज़ जो क्वेश्चन्स है वो जब हो जाएँ तब टेस्ट आप लगा सकते हो। टेस्ट सीरीज़ आपको लगानी चाहिए, लेकिन मैं ऐसा बोलना मेरा, आप सस्ती वाली कोई भी टेस्ट सीरीज़ खरीद लो, लेकिन आपको टेस्ट सीरीज़ क्यों लगानी चाहिए? क्योंकि पहले लगाने की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन अब टेस्ट सीरीज़ लगाने की क्यों ज़रूरत है, मैं उसकी 2-3 वजह बताता हूँ। देखो, मेरी तो कोई टेस्ट सीरीज़ है नहीं, मेरे पास समय भी नहीं है, मैं तो नौकरी में हूँ, तो मेरे को समय मिलता ही नहीं है। इतना समय मिल जाता है वही बहुत बड़ी बात है। आपको सबको ही पता है कि बेल्ट वाली नौकरियों में समय बहुत दिक्कत देता है। तो जो टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ की प्रॉब्लम ये है कि टेस्ट सीरीज़ की अच्छी बात ये है कि हमारी जो सिली मिस्टेक्स होती है, वो सिली मिस्टेक्स हमारी कम हो जाएगी, ठीक है? और दूसरा ये है कि हम टाइम बाउंड मैनर में पेपर सोल्व करना सीख जाएँगे। ठीक, टाइम बाउंड मैनर में पेपर कल करना सीख जाएँगे हम। तो ये 2 बातें हैं, लेकिन आप इसको इतना सीरियसली मत ले लेना कि इसकी वजह से आप डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में चले जाओ। इतना सीरियसली मत ले लेना। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ बनाने वाले भी आप जैसे लोग ही हैं, जो मल्टीपल एग्ज़ाम्स क्लियर किए हुए हैं लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, वही लोग जो है पेपर बनाते हैं। सिलेक्टेड व्यक्ति पेपर क्यों बनाएगा? इतना टाइम किसके पास है? और टीचरों के पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि वो पेपर बना पाते हैं। तो मोस्टली वही बच्चे होते हैं और आपकी कॉपियाँ भी वही चेक करते हैं, मेंस की कॉपियाँ भी वही बच्चे चेक करते हैं। तो सिली मिस्टेक्स और टाइम बाउंड मैनर में पेपर सोल्व करने के लिए नेगेटिव मार्किंग आई है, तो उस वजह से टेस्ट सीरीज़ आपको सोल्व करना ज़रूरी है। लेकिन इसको आप बस इन दोनों चीज़ों को हटाने के लिए, टाइम मैनेजमेंट और जो सिली मिस्टेक्स हैं, इनको हटाने के लिए इसको यूज़ करना। इसको सोल्व करके आप परेशान मत होना कि मेरे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं और मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो ये टेस्ट सीरीज़ का तरीका अलग होता है, पीपीएससी का जो ऑफ़िशियल तरीका होता है वो अलग होता है। ये बात आप अब तक जान ही गए होंगे। तो ये सब चीज़ें मैंने फ़ॉलो करी, तभी जाके मेरी 7 बार प्रीलिम्स निकली और मैं वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर किया हूँ। एक मैं मेरी पूरी जर्नी का वीडियो आपके साथ लेके आऊँगा, तो जब भी समय मिलेगा तो हम उस पे चर्चा करेंगे, ठीक है? थोड़ा-सा मैं मेंटरशिप के प्रोग्राम के बारे में बता देता हूँ। आरएम 1.0 मेंटरशिप प्रोग्राम है, ठीक है? इसमें हम सिलेबस एनालिसिस आपको पूरा, पीवाईक्यू सीरीज़, ये नोट्स बनाना हम सिखाएँगे, मेरे स्टूडेंट्स के नोट्स हैं, शेड्यूल वगैरह, प्लानर, टेस्ट, हर यूनिट वाइज़ टेस्ट और रिवीजन सीरीज़ नाम से रिवीजन सीरीज़। मैं एक चीज़ मेरी मेंटरशिप की प्रोग्राम की ऐसी है जो आपको कोई और दे ही नहीं सकता। वो ये है कि मैं रिवीजन सीरीज़ नाम से पूरी की पूरी किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? लाइन बाय लाइन पढ़ाने से ये होता है कि आपका रिवीजन और आपकी जो पढ़ने की जो क्षमता है वो बढ़ती है और साथ में क्या होगा कि मेरा और आपका नॉलेज मिलेगा, तो निश्चित रूप से आपकी प्रीलिम्स निकल जाएगी। और आप मेंस का अगर बैच जॉइन करना चाहते हो तो मेंस का बैच आप जॉइन कर सकते हो। तो आपकी मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी, साथ में वो जो मेंस है वो प्रीलिम्स में आपको योगदान करेगी। ये तो पुराना स्क्रीनशॉट है, अभी तो 300 के लगभग बच्चे आरंभ 1.0 में हो गए हैं। निश्चित रूप से बिना सोचे-समझे आप इसको जॉइन कर सकते हैं और अगर आपको जॉइन करना है तो कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम के ग्रुप पे। 1000 से ज़्यादा मेंबर हैं आशवत अकेडमी के, तो वहाँ से आप जॉइन कर लेना और वहाँ पे जो भी मैसेज करोगे आप मुझसे डायरेक्ट भी आप बात कर सकते हो, कोई डाउट अगर है तो। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं रखते हैं, बाकी अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कभी आपको ये सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला हूँ, लेकिन आप सब्सक्राइब किया करो। नहीं, आपको सब्सक्राइब करोगे तो आपको ऐसे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, है ना? मैं कभी नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं आज टारगेट देता हूँ आपको कि आप जितने लोग सुनते हैं, एटलीस्ट एक बार तो लाल बटन दबा के जाओ ही आप। मैंने कभी नहीं बोला आज तक, मैं पहली बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि लगभग 80% तो लोग मेरा वीडियो देख के सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब करो ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ, एक्चुअल में मेरे वीडियो लोगों तक पहुँच रहे हैं, है ना? ठीक है, तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। देखो अभी 7100 सब्सक्राइबर है। देखते हैं 7500 करीब-करीब हो जाए, 300-400 सब्सक्रिप्शन आ जाए तो, है ना? मैं आपको इतना तो टारगेट दे ही सकता हूँ। ठीक? तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बाय।